कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। शामलपुर नाम के गांव में रघु नाम का एक बच्चा रहता था। उसे पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में उसकी माँ राधा और पिताजी हरि रहा करते थे। रघु को खेलकूद बहुत पसंद थी और दिन भर वो खेलता ही रहता। उसके माँ और पिताजी खेतों में काम किया करते थे। उस साल बहुत बारिश होने के कारण खेतों में बहुत पानी भर गया था। कुछ दिन रुकने के बाद उसकी माँ और पिताजी फिर से खेतों में काम करने लगे। बारिश का मौसम होने के कारण सब तरफ हरियाली छाई हुई थी। उनके खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही थी। राधा, कितनी अच्छी फसल आई है देखो हमारे खेतों में। हाँ जी, बहुत अच्छी फसल आई है। इस साल अच्छा मुनाफा होगा लगता है। तभी अचानक जोर से बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। राधा और हरि घर जाने के लिए निकले। घर जाते जाते रास्ते में उन्हें एक भैंस नजर आई। वो रास्ते पर गिर पड़ी थी। उसके पैर में मोच आई थी। थोड़ी ही देर में धुआंधार बारिश होने वाली थी। इसीलिए हरि ने सोचा, अरे राधा, हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो यहाँ इन कड़कती बिजलियों में ये मर जाएगी। अजी, हम और क्या कर सकते हैं? हम इसे उठाकर ले भी तो नहीं जा सकते। हाँ राधा, मगर इसे छोड़ देना उचित नहीं होगा। रुको, मैं कुछ करता हूँ। हरि उस भैंस के पैर सीधे करके देखता है, मगर मोच की वजह से वो भैंस पैर सीधा नहीं कर पाती। अब हरि उसके पैर को एक बड़ा रुमाल बांध देता है और उस भैंस को उठाने की कोशिश करता है। अजी, नहीं उठेगी। अब इसके चक्कर में यहाँ पे रुके तो तेज बारिश शुरू हो जाएगी। राधा, तुम आगे चलो, मैं इसे लेकर जल्द ही आता हूँ। तुम चलो आगे। रघु घर पर अकेला था, इसीलिए राधा घर चली गई और हरि वहीं रुक के उस भैंस को उठाने की कोशिश करने लगा। अरे उठ जाओ, तेज हवा और बारिश शुरू हो गई तो घर जाने में मुश्किल हो जाएगी। चलो उठो। हरि उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, मगर मौत ज्यादा होने के कारण वो उठ नहीं पाती। आखिर हरि अपना पूरा दम लगाता है। जैसे तैसे वो भैंस उठकर खड़ी होती है। वो धीरे धीरे चलने लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे करते वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। आप आ गए? भैंस भी आ गई? अच्छा हुआ। चलो अब उसे वहां बांधकर खाना खा लेते हैं। भाग्यवान, इसे भी कुछ खिला दो। घर में लाई हुई भैंस को देखकर रघु बहुत खुश हो गया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, यह भैंस आपने मेरे लिए लाई है? अरे बेटा, ये रास्ते में पैर में मोच आने की वजह से बैठ गई थी, इसलिए मैं इसे घर लेके आया। पिताजी, इसका मतलब ये हमारे घर में नहीं रहेगी? बेटा, ये भैंस जिसकी होगी वो ले जाएगा। अगर कोई नहीं आया तो हमारी। अच्छा पिताजी, हम खाना खाते हैं, चलो। अब दोनों बाप बेटे खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो वो भैंस एकदम अच्छी तरह से पैरों पर खड़ी थी। उन्हें पता चला कि वो दूध भी देती है। राधा ने उसका दूध निकाला। अब रघु को भी उसके साथ खेलने के लिए एक दोस्त मिल गया था। वो दिन भर उस भैंस के साथ खेलने लगा, उससे बातें करने लगा और इसी के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम भी करने लगा। ऐसे ही एक दिन अचानक उसकी माँ राधा बहुत बीमार पड़ गई। हरि उसे अस्पताल लेकर गया और कुछ दवाइयाँ लेकर घर आया। अब रघु अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। हरि काम करने खेतों में चला जाता और रघु अपने घर अपनी माँ की देखभाल करता। उस दिन रघु ने खूब खेलकूद की और खेलकूद करने के चक्कर में माँ को दवाइयाँ देना भी भूल गया। शाम को रघु के पिता हरि घर पर आए। वो बहुत थके हुए थे। राधा ने उनसे पूछा, अजी, क्या हुआ है? आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? हाँ, अरे भाग्यवान, कुछ नहीं, थोड़ी थकान महसूस हो रही है। थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। उन दोनों की बातें रघु सुन लेता है और मन ही मन सोचने लगता है। अरे रघु बेटा, पापा को पानी दो। अभी लाता हूँ। रघु पापा को पानी लेकर आता है और साथ ही साथ भोजन भी। वो पापा के बदन को हाथ लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें तेज बुखार है। रघु परेशान हो जाता है और बाहर जाकर भैंस के पास खड़ा रहकर सोचने लगता है। मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे। माँ के लिए भी बहुत खर्चा किया है। मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए? रघु, रघु, कौन है? कौन मुझे आवाज दे रहा है? मैं हूँ, तुम्हारी जादुई भैंस। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, क्या तुम बोल सकती हो? मैं बोल भी सकती हूँ और तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर सकती हूँ। सच में ऐसा हो सकता है? मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? हे जादुई भैंस, मुझे मेरे माँ और पिताजी के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर पाएंगी? अवश्य। अब अचानक उस भैंस के मुंह से सोने के सिक्के निकलना शुरू होता है और ये सब देखकर रघु हक्का बक्का हो जाता है। हे जादुई भैंस, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं इन सिक्कों से मेरे माँ और पिताजी का इलाज करवाऊंगा। रघु वो सिक्के हरि को दिखाता है और उसे सारी कहानी बयां करता है। हरि को अपने कानों पे भरोसा नहीं होता। अब रघु वो सोने के सिक्के लेकर शहर जाता है। उन सिक्कों को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करता है और उन पैसों से अपने माँ बाप का इलाज करवाता है। हे जादुई भैंस, तुमने हमारी इतनी सहायता की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे तकलीफ के समय सहायता की है, इसीलिए मैं तुम्हारी जितनी मदद करूं वो कम है। हरि, इस गांव में अगर तुम चाहो तो सोने के सिक्के बेचकर किसी की भी मदद कर सकते हो। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। हमारे गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है और उस वजह से वो अपना ठीक से इलाज भी नहीं कर पाते। हाँ, तुम जरूर करो मदद, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे दूंगी। और अब उन सोने के सिक्कों की मदद से हरि ने सभी जरूरतमंद लोगों की मदद की और अपने साथ साथ सारे गांव वालों की जिंदगी में खुशियां लाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर जरूरतमंद व्यक्ति की बिना कोई अपेक्षा रखे मदद करनी चाहिए। धनपुर नाम के नगर में एक हन्ना नाम की औरत अपनी बेटी कनक के साथ रहा करती थी। हन्ना का पति गुजर चुका था और अब वो फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसने अपने घर के बगीचे में अलग अलग तरह के फूलों के पौधे लगाए हुए थे। उनमें गुलाब के बहुत सारे पौधे थे क्योंकि कनक को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। कनक दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे उसे सुंदरता का वरदान मिला हो, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वो अपनी माँ का बताया कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन, कनक बेटा, मुझे वो डिब्बा उठा कर दे दो। अरे माँ, क्या हमेशा काम ही बताती रहती हो? मैं इस डिब्बे को उठाऊंगी तो मेरे नाजुक हाथ खराब हो जाएंगे। आप ही कर लो ना माँ। ऐसा कह के कनक काम करने से मना कर देती है। ऐसे ही और एक दिन, अरे कनक, ज़रा वो बीज तो यहाँ डालना। माँ, मैं वो बीज ज़मीन में डालूंगी तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। आप ही कर लो। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। वो हर दिन ऐसे ही काम न करने के बहुत सारे बहाने ढूंढा करती थी और एक भी काम नहीं किया करती थी। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं है, ये कौन समझाएगा इसे? हन्ना को अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी। उसने बेटी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कनक अपनी ही दुनिया में मशगूल रहती थी। वो अपने माँ की एक भी बात नहीं सुनती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी और हन्ना उसकी शादी के प्रस्ताव अलग अलग गाँव में दे रही थी। एक दिन उनके घर एक लड़का उसका हाथ मांगने के लिए आया। आपके घर में क्या क्या है? मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। क्या आप कुछ भी काम नहीं करती? मैं अब भी कुछ काम नहीं करती और मैं शादी के बाद भी कुछ काम नहीं करूंगी। कनक उस लड़के के गरीबी का मजाक उड़ाती है और उसके शादी के रिश्ते को मना करती है। ऐसे बहुत सारे रिश्तों को कनक ने मना किया था। अब उसकी माँ उस पर गुस्सा हो गई। कनक, तुम खुद को बहुत ही खूबसूरत समझती हो क्या? इतने रिश्ते तुमने ठुकरा दिए। अब क्या तुमसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार आएगा? अरे, अगर ऐसा करोगी तो उम्र भर कुंवारी रह जाओगी। वो समझ में आ रहा है या नहीं? अरे माँ, आप चिंता मत करो, मेरे नसीब में तो कोई राजकुमार ही होगा। हन्ना अब उसके बर्ताव से बहुत चिंतित रहने लगी। उसी रात हन्ना और कनक सो गई। सच में बेटी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन इस खूबसूरती के सहारे पूरी जिंदगी नहीं कटती। और तभी कनक सपने में मुस्कुराती है। हन्ना उसकी मुस्कुराहट देखती है और सुबह जब वो दोनों उठती है तब उससे पूछती है, क्या हुआ कनक? कल सपने में तुम बहुत मुस्कुरा रही थी। हाँ माँ, सपना ही कुछ ऐसा था। मैंने देखा कि मुझे एक सुंदर राजकुमार शादी करके अपने राजमहल ले जाता है और वहाँ मुझे सारे पकवान सोने के खिलाता है। माँ, वहाँ तो सोने की रोटी भी है। वो सब मेरा है। इतना सुंदर सपना है ना माँ? अरे आओ, कितने दिनों के बाद आना हुआ है। आओ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कह के हन्ना किचन में जाकर कुछ खाना लाती है और अब हन्ना, शमा और करम बहुत पुरानी बातें करने लगती है। है ना? अब कनक बड़ी हो गई होगी ना? उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा भी है तुमने? अरे शमा, वही तो चिंता है कि मेरी कनक को कौन सी भी बात फिजूल ही लगती है। वो खुद को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती है। वो है खूबसूरत, मगर उसे उसकी खूबसूरती पे गुरूर नहीं करना चाहिए। वो सच में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती पर उसे गर्व नहीं करना चाहिए। अरे, उसे तो कल सोने की रोटी खाने का भी सपना आया था। वो उसका सपना विस्तार से बताती है, मगर हन्ना को पता ही नहीं था कि शमा और करम एक जादूगर है। वो उन्हें अपनी पुरानी सहेलियां समझकर सब कुछ बता देती है।
अब वो दोनों जाने के लिए निकलती है। अरे शमा, मैं क्या सोच रहा हूँ, हमें कनक का सपना सच कर देना चाहिए। क्या सोचती हो? सही कह रहे हो तुम, हम ऐसा ही करेंगे, इससे उसे कुछ सबक मिल जाए। ऐसा कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हन्ना गुलाब के पौधों को पानी डाल रही थी, तभी एक सोने की बग्गी उसके घर के सामने आकर रुक जाती है। उसमें से एक नौजवान राजकुमार उतरता है जो कि बहुत खूबसूरत था। माँ, माँ, देखो मेरा सपना सच हो रहा है। मेरे सपनों का राजकुमार आया है। कनक, चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? और मेरी बेटी का नाम कैसे जानते हो? मैं माया नगरी का राजकुमार हूँ। मुझे आपकी बेटी पसंद है, इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। चलो कनक। तुम मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। रुको कनक, रुको बेटा। कनक अपनी माँ की बात अनसुनी करके उस राजकुमार के पास चली जाती है और उसके साथ बग्गी में बैठकर निकल पड़ती है। वो अपनी माँ को अलविदा भी नहीं कहती। अब वो बग्गी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती है और ऐसे ही अलग अलग 3 प्रदेश पार करती है। पहले जंगल लगता है, दूसरा रेगिस्तान और तीसरा बहुत ही बंजर इलाका। इसके बाद उनका नगर लगता है। अब वो बग्गी राजमहल में पहुंच जाती है। कनक राजमहल देख के बहुत खुश हो जाती है। वो राजकुमार के साथ राजमहल में जाती है। कनक, आज से ये राजमहल तुम्हारा है। तुम इस महल की राजकुमारी हो। तुम्हें जो चाहिए ले लो। ये सब मेरा है? हाँ, ये सब तुम्हारा है। राजकुमार, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाना खाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों निकलते हैं। तभी राजकुमार दासी को आवाज देता है। दासी, इधर आओ। जी राजकुमार। ये राजकुमारी है, आपको इनका ख्याल रखना है। ठीक है राजकुमार। ऐसा कह के दासी, राजकुमार और राजकुमारी खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में जाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी कनक देखती है कि सारा खाना सोने से बना हुआ है। ये सारा खाना सोने से बना हुआ है? हाँ राजकुमारी, ये सारा खाना सोने से बना हुआ है। हमारे राजकुमार सोने का ही खाना खाते हैं। ये रोटी सोने की है, ये चटनी हीरो की बनाई हुई है और हलवा भी है। बाकी ये फल अलग अलग तरह के हैं। आपको जो चाहिए वो आप खा सकती हैं। ऐसा कह के वो दासी उस रोटी पर हीरो की चटनी लगा देती है और राजकुमारी को खाने के लिए देती है। राजकुमारी वो रोटी का टुकड़ा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो टुकड़ा टूट नहीं पाता। राजकुमारी दासी से बोलती है, मेरे लिए तुम अलग से सादी रोटी लेकर आओ। हमारी राजकुमारी सादी रोटी खाए, ये हमें मंजूर नहीं है। मैं आपके लिए चांदी की रोटी लेकर आती हूँ। अरे राजकुमारी को चांदी की रोटी? हाँ, ठीक है, वो चाहती है तो दे दीजिए। अब उसे इतनी भूख लगती है कि वो रोने लगती है। उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। उसे राजमहल छोड़कर अपनी माँ के पास जाना होता है। राजकुमार, आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है राजकुमारी, जैसा आप चाहो, चलिए मेरे साथ। राजकुमार उसे उसके माँ के घर छोड़ देता है। कनक भागती हुई अपने घर के अंदर जाती है। माँ, माँ, मैं आ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो माँ, बहुत भूख लगी है। ऐसा कह के माँ उसे खाना देती है और उसके बगल में बैठकर उसे समझाने लगती है। बेटी, दूसरों का दिल दुखाने के बाद खुद को कितना दुख होता है, समझ में आया? जो हुआ सो हुआ, देर आए दुरुस्त आए। चलो अब सो जाओ। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद माँ। अब कनक सो जाती है और हन्ना भी निश्चिंत हो जाती है। कनक का बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत प्रसन्न है। अब कनक उसे सारे कामों में मदद करने लगी। ऐसे ही एक दिन हन्ना की पुरानी सहेली शमा और करम घर आए। अरे आओ शमा और करण, कैसे आना हुआ? आओ बैठो। अरे शमा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन कनक के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आया है। वो बहुत ही सुशील और समझदार हो गई है। और इस तरह अब हन्ना और कनक बड़ी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। विजयपुर नाम के गांव में विहान नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ दिखने में बहुत कुरूप थी। पहले तो वो सुंदर थी, मगर उसकी एक आंख खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को हमेशा भला बुरा कहता था। विहान को पिताजी ना होने के कारण उसकी माँ उसका दिल नहीं दुखाया करती थी। विहान अपनी माँ का परिचय अपने मित्रों से कभी नहीं करवाता था, लेकिन इस बात से उसकी माँ दुखी नहीं होती थी। विहान की माँ खेतों में बहुत मेहनत कर कर अपना गुजारा और विहान की पढ़ाई पूरी कर रही थी। अब विहान बड़ा हो गया था, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वो अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने जा रहा था। विहान, वहाँ पहुंचकर बेटा फोन कर देना और खाना पीना ठीक से कर लेना। हाँ,
मैं मेरा देख लूंगा, आप मेरी इतनी चिंता मत करो। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। विहान की बस आ जाती है और बस में बैठकर विहान शहर चला जाता है। विहान शहर में आकर एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। उसे वो जॉब मिल जाती है। जॉब लगने की वजह से वो बहुत खुश था। विहान अपना काम बहुत मन लगाकर करता था। काम के प्रति उसकी लगन देखकर उसके कंपनी का बॉस भी उस पर बहुत खुश था। एक दिन उस कंपनी में बॉस की बेटी माधुरी आई। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। सभी लोग उसे देखते ही रहते थे, लेकिन विहान अपने काम में मग्न था। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और अपना काम जारी रखा। मगर माधुरी की नजर विहान से हटी ही नहीं। उसे वो पहली नजर में ही पसंद आ गया। वो अपने पापा के केबिन में गई और उन्हें विहान के बारे में पूछा। उसके पापा ने विहान के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। पापा, आप मेरे कितने पीछे लगे हो कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो। मुझे लगता है कि अब मुझे सही लड़का मिल गया है। कौन है वो खुशनसीब जिसे मेरी लड़की ने चूज किया है? आपके ऑफिस का विहान, जो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया। अरे वाह, इतना सुशील लड़का और कहाँ मिलेगा। विहान बहुत ही अच्छा लड़का है। बॉस विहान को अंदर बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने बुलाया? विहान, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो। क्या तुम्हें मंजूर है? सर, मैं आपको सोच के बताऊंगा। ठीक है विहान। विहान घर जाकर सोच में पड़ जाता है। मेरे पास तो खुद का घर भी नहीं है और मैं बॉस की लड़की से कैसे शादी करूं? मैं कहा और वो कहा। सोचते सोचते विहान सो जाता है। सुबह उठकर वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी डोरबेल बजी। विहान दरवाजा खोलता है तो सामने बॉस खड़ा होता है। सर, आप आइए ना। कैसे आना हुआ आपका सर? अरे विहान, शादी के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे तुम पसंद आ गए हो। बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम्हारे घर में कौन कौन है विहान? मैं अकेला ही रहता हूँ सर यहाँ, और मेरी माँ गाँव में रहती है। ओके, तो मैं ये रिश्ता तय समझूं? विहान अपनी हाँ बता देता है। विहान, तुम्हारी माँ को गांव से शादी के लिए बुला लो, आखिर तुम्हारी शादी है। विहान सोचता है कि अगर वो अपनी माँ को बुलाएगा तो सारे उसका मजाक उड़ाएंगे। नहीं सर, मेरी माँ बीमार होने के कारण शादी में नहीं आ पाएगी। उसने बोला है कि वो ठीक हो जाने के बाद खुद आ जाएगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। विहान और माधुरी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। वो दोनों अपने नए घर में रहने के लिए जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। विहान को अपने ऑफिस में माँ के खत आया करते थे, लेकिन वो सारे खतों को अनदेखा करता था। जब माधुरी उसको अपनी माँ के बारे में पूछती, तब भी वो हमेशा की तरह उन बातों को टाल देता था। वहाँ गांव में उसकी माँ भी चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से विहान का कोई फोन नहीं था। इसीलिए वो अपने बेटे से शहर जाकर मिलने के बारे में सोचती है और शहर चली जाती है। माँ शहर में उसके पुराने घर का पता ढूंढती है और वहाँ चली जाती है। वहाँ जाकर वो वहाँ के घर मालिक से पूछती है। नमस्ते भाई साहब, विहान यही रहता है ना? नहीं माँ जी, अब वो यहाँ नहीं रहता है। वो बड़े बंगले में रहता है और उसकी तो शादी भी हो गई है। शादी कब हुई भाई साहब? मुझे तो कुछ पता भी नहीं। वैसे आप कौन है माँ जी? कोई नहीं, गांव से आई हूँ। भाई साहब, क्या आप मुझे विहान के घर का पता देंगे? हाँ माँ जी, ये लीजिए। आप किसी से भी पूछेंगी तो बता देंगे। धन्यवाद भाई साहब। ये कहकर विहान की माँ अपने बेटे के घर जाने के लिए निकलती है। पता पूछते पूछते वो विहान के घर पहुंच जाती है। वो उसके बंगले के बाहर आकर रुकती है। उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। माँ जी, आप कहाँ से आई हो? किसको मिलना है आपको? मुझे विहान से मिलना है। विहान? कौन, साहब क्या? लो आ गए साहब। तभी विहान एक आलीशान कार में बैठकर वहां आता है और अपनी माँ को देखकर भी अनदेखा कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, सड़क चलते भिखारी को घर में आने मत देना, कोई भी मुंह उठाकर आता है। ये सारी बातें विहान की माँ सुन लेती है और वही बैठकर रोने लगती है। वो उस सिक्योरिटी गार्ड से एक कागज और पेन मंगवाती है और उस पर अपनी पूरी कहानी लिख देती है। वो कागज वो सिक्योरिटी गार्ड को देती है और अंदर पहुंचाने के लिए कहती है। माँ वहां से निकल जाती है। सिक्योरिटी वाला वो कागज विहान को देता है। साहब, उस बूढ़ी माँ ने दिया है, ये लाओ मुझे दो। विहान खत पढ़ने लगता है। बेटा, आज तो तुम इतने बड़े बन गए कि अपनी माँ को ही पहचान ना सके। आज तक मैंने तुमसे एक राज छुपाया है, मगर आज तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। बेटा, जब तुम छोटे थे तब खेलते खेलते तुम एक नुकीले पत्थर पर गिर गए थे और उसमें तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी। डॉक्टर से पूछा तो कोई इलाज नहीं था। तब मैंने मेरी एक आँख तुम्हें दे दी और तुम ठीक हो गए। मगर आज तो तुम मेरी बदसूरती को देखकर मुझे माँ कहने से भी इनकार कर रहे हो। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और ये खत मुझे लिखना पड़ा। मैं आज से तुम्हारी माँ नहीं हूँ विहान।
वो खत पढ़कर विहान चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तभी माधुरी उसके पास आती है। विहान सारी सच्चाई माधुरी को बता देता है। माधुरी को विहान के बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो विहान से कहती है, विहान, हम कल ही तुम्हारे गांव माँ से मिलने जाएंगे। हाँ माधुरी। अगले दिन विहान माधुरी को लेकर गांव में अपने माँ के घर जाता है। माँ। कौन? विहान, तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, मुझसे गलती हो गई माँ। विहान। ऐसा कहकर माँ उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर माधुरी की आंखों में भी पानी आ जाता है। बाद में विहान माधुरी का परिचय अपनी माँ से करवाता है और वो दोनों अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और इस तरह अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे माँ बाप की कदर करनी चाहिए। श्यामपुर गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। उस गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिस जंगल में कोई नहीं जाया करता था क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में भूत है। इसी वजह से गांव के सारे लोग अपने काम दोपहर तक पूरे कर लेते थे और शाम होने से पहले ही घर लौट आते थे। उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। बहुत दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था और इसी वजह से अब वो गांव आने लगी थी। ऐसे ही एक रात को वो चुड़ैल गांव में आती है और एक घर का दरवाजा ठकठकाती है। हाय रे दैया, इतनी रात के कौन आया है? अजी सुनते हो, कौन होगा इतनी रात गए दरवाजे पर? अरे दरवाजा खोलोगी तो पता चलेगा ना। मैं यहाँ आराम से सोया हूँ और खामखा मेरी नींद खराब कर रही है। अरे नींद के भूखे, दरवाजे पर इतनी रात को कौन आया है ये देखने की वजह सो रहे हो? सुषमा अपने दरवाजे के बगल की खिड़की से झांक कर देखती है। उसे बाहर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ क्यों आई हो? मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए इतनी रात को मुझे यहाँ आना पड़ा। हमारा खाना खा के हो गया है, अब घर में कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा करो, किसी और घर जाओ। आप मुझे एक रोटी बना कर दे दो तो मैं प्याज के साथ भी खा लूंगी। आप सिर्फ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। सुषमा मन ही मन सोचती है कि वो औरत सच में भूखी है और इसी वजह से सब्जी की वजह प्याज मांग रही है। सुषमा उसे कहती है, तुम यही रुको, मैं अभी रोटी बनाकर लाती हूँ। अब सुषमा घर में जाकर रोटी बनाकर लाती है और उस पर एक प्याज रखकर घर का दरवाजा खोलती है। ये लो, आपकी रोटी और उस पे प्याज रखा है। अच्छा हुआ तुम ही बाहर आ गई, मुझे तुम्हें इस घर से बाहर निकालना था। अरे छोड़ रे कलमुही डायन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ मुझे। मैं कितने दिनों से भूखी हूँ, अच्छा हुआ तुम मिल गई मुझे। अरे छोड़ नासपिटी। चुड़ैल उसकी आंखों में देखकर उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेती है। अब सुषमा भी एक चुड़ैल बन जाती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले दिन सुषमा एक खंजर लेकर अपने पति को मारने की कोशिश करती है। अरे क्या कर रही हो मेरी जाना, वो खंजर बाजू में रख दो। मैं तेरी कोई जाना वाना नहीं हूँ, मैं मेरी मालिक का हुक्म ही मानती हूँ। सुषमा उसे छोड़ देती है और शाम घर से भाग जाता है। उसी रात चुड़ैल फिर से गांव में आती है और इस बार गांव के राघव के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन है? इतनी रात हो गई है, कौन आया है? अरे सुनते हो, दरवाजे पे कोई है। इतनी रात को कौन हो सकता है? राघव खिड़की से देखता है तो उसे दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। आप कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्यों आई हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए खाना मांगने आई हूँ। मुझे एक रोटी दे दो। अरे जानकी, रोटी है क्या घर में? इन्हें भूख लगी है, जरा दो तो। अरे बहन जी, मेरे घर में रोटी है मगर सब्जी कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ रोटी और प्याज दे दो, मैं इससे काम चला लूंगी। अब जानकी एक रोटी पर प्याज काट कर लाती है और चुड़ैल को देने के लिए दरवाजा खोलती है। चुड़ैल को देखकर जानकी चिल्लाती है मगर चुड़ैल उसे भी अपने वश में कर लेती है। अब जानकी चुपचाप जाकर अपने घर में सो जाती है। अगले दिन शाम सरपंच जी के यहाँ जाता है। सरपंच जी प्रणाम, मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है और वो मुझे मारना चाहती है। मैं जैसे तैसे वहां से भाग आया हूँ। वो बोलती है कि उसे उसके मालकिन ने बताया है कि लोगों को मार डाल। अब मैं क्या करूं सरपंच जी? श्याम, इस विषय में सोचकर निर्णय लेना होगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ा संयम रखो, बाद में देखते हैं, ठीक है? जी सरपंच जी। श्याम वहां से चला जाता है। उसी दिन राघव के घर में उसकी पत्नी उसे भी मारने की कोशिश करने लगती है। अरे क्या कर रही हो भाग्यवान? ऐसा कोई करता है क्या अपने पति के साथ? अरे कौन सा पति? किसका पति? तू मेरा कोई नहीं है।
मैं सिर्फ मेरे मालकिन के आदेश का पालन करूंगी। अब मैं तुझे मार डालूंगी। राघव उसका ये डरावना रूप देखकर बहुत डर जाता है और अपने घर से भागकर सीधे सरपंच जी के यहाँ जाता है। सरपंच जी, मुझे बचाइए, मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। अरे ये क्या बोल रहा है राघव, पागल हो गया क्या? जरा बैठकर बात करते हैं। सरपंच जी, हमारे घर पर कल रात को एक औरत रोटी मांगने आई थी। मेरी पत्नी ने उसे रोटी दी और सुबह होने के बाद मेरी पत्नी का रवैया अलग ही हो गया। अब वो मुझे मारना चाहती है और कहती है कि उसे उसके मालकिन ने बताया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो ये बात है, यही बात शाम के भी साथ हुई है, यानी उन दोनों को चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। अब मैं बताता हूँ वैसे ही सारे लोग करना और ये बात सारे गांव में फैला दो, मगर उन दोनों को नहीं पता चलनी चाहिए। जी सरपंच जी, समझ गया। हरिया, तुम्हें समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें मैंने बताया वैसे ही करना है। जी सरपंच जी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अगले दिन हरिया एक दूसरे घर में चला जाता है। रात हो जाती है और वो चुड़ैल भेष बदल कर उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। कौन है? इतनी रात को कौन आया है? जी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना दोगी? जी हाँ, मगर मेरे घर में सिर्फ रोटी है, सब्जी कुछ नहीं है। आप मुझे रोटी और प्याज दे दो, मुझे चलेगा। अब हरिया एक रोटी पर प्याज डालकर लाता है और दरवाजा खोलता है। बाहर उसे एक औरत खड़ी दिखाई देती है जो कि अब एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। चुड़ैल हरिया को वश में करने के लिए उसकी आंखों में देखती है, मगर हरिया पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? क्या हुआ है? हरिया अपना पल्लू उठाकर चुड़ैल से कहता है, अरे ओ चुड़ैल रानी, तुम्हारा असर यहाँ पर नहीं चलेगा। मैं तो मर्द हूँ, औरत नहीं। अब क्या करेगी तू? और उसी वक्त सारे गांव वाले मशाले लेकर वहां आते हैं और चुड़ैल पर हमला बोल देते हैं। चुड़ैल पर हमला होते ही जानकी और सुषमा उसे बचाने के लिए आती है। अरे ओ कलमुहो, मेरी मालकिन को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और हाँ, मेरी मालकिन पर हाथ भी उठाया तो याद रखना, सोच लेना क्या होगा। अब जानकी और सुषमा भी गांव वालों से भिड़ जाते हैं। सारे लोग मिलकर जानकी और सुषमा को पकड़कर एक पेड़ से बांध कर रखते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है। अब गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगते हैं। इस जानकी और सुषमा को हम जला डालेंगे। अरे उन पर चुड़ैल का साया है, वो साया निकल गया ना कि वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। राघव भाई साहब सही कह रहे हैं, वो हमारी बीवियां है। उन पर से चुड़ैल का साया निकल जाने के बाद वो आम इंसान बन जाएगी। सुषमा और जानकी दोनों को भी अपने ही घरों में कैद कर दिया जाता है ताकि वो किसी को हानि ना पहुंचा सके। सारे गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं और अलग अलग योजनाएं बनाने लगते हैं। मेरे ख्याल से चुड़ैल अब सतर्क हो गई है। उसे हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में पता चल गया है। हमारे गांव के बाहर एक सिद्ध बाबा रहते हैं, हम उनके पास चले जाएंगे, वही समस्या का समाधान बताएंगे। अब सरपंच जी और सारे गांव वाले बाबा के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है सरपंच जी, आपका ऐसे अचानक आना हुआ? बाबा विपदा ही ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा विस्तार से बताओ बेटा। सरपंच जी सारी कहानी बाबा को बताते हैं और उनसे इस पर कुछ उपाय पूछते हैं। बाबा बोलते हैं, वत्स, तुम जब वो चुड़ैल सामने आ जाए तब अपने सामने ये गुड़िया पकड़ लेना। वो चुड़ैल इस गुड़िया में समा जाएगी और बाद में जल्द ही उसे आग में फेंक देना, जिससे उस चुड़ैल का सर्वनाश होगा। जी बाबा, हम समझ गए, मगर ये काम सिर्फ एक औरत को ही करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारे गांव वाले गांव में लौट आते हैं और उस चुड़ैल को मारने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी उस गांव की एक औरत सगुना सामने आती है और वो काम करने की इच्छा दर्शाती है। इसमें खतरा है बेटी। अरे सरपंच जी, अपने गांव के लिए मैं इतना नहीं कर सकती। मैं ही ये काम करूंगी और उसे मार डालूंगी। ठीक है सगुना, तुम्हें ये काम दिया जाता है। अब सगुना रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही वो चुड़ैल आती है और सगुना के घर का दरवाजा खटखटाती है। सगुना खिड़की से ही उससे बात करती है। मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना दे दो। एक रोटी ही दे दो, मगर जल्दी दे दो, बहुत भूख लगी है। जी अभी लाती हूँ। अब सगुना खाना लेकर बाहर आती है और चुड़ैल तुरंत ही उसे अपने वश में करने का प्रयास करती है। तभी सगुना अपनी कमर से वो गुड़िया निकालकर चुड़ैल के सामने पकड़ती है। जैसे ही चुड़ैल की दृष्टि उस गुड़िया पर पड़ती है, वो चुड़ैल उस गुड़िया में समा जाती है। सगुना उस गुड़िया को पकड़कर दौड़ी चली आती है जहाँ सारे गांव वाले खड़े हैं।
गांव वालों ने वहां आग जलाकर रखी हुई थी। सगुना तुरंत उस गुड़िया को उस आग में डाल देती है। गुड़िया आग में डालते ही वो जलकर राख हो जाती है और उसके साथ साथ वो चुड़ैल मर जाती है। सुषमा और जानकी भी उस चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाती है। वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और अब गांव वाले फिर से एक बार खुशी खुशी रहने लगते हैं।